नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला लाइव का पहला वीडियो आज आपके सामने आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को कहानी वाला लाइव वाईटी इस चैनल के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहां पर आपका स्वागत, या किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां भी आपका अभिनंदन स्वागत। तो हम इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले कई सारे वीडियो के माध्यम के साथ आपके साथ क्या साझा करने वाले हैं। इंटरनेट के अनंत समुद्र में एक हमारा भी छोटा सा प्रयास होगा कि हम भी इसमें कुछ योगदान कर सकें, कुछ बढ़ोतरी कर सकें, कुछ ऐड कर सकें। हम उस दौर में हैं जहां पर सब कुछ उपलब्ध है और बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो जब सब कुछ उपलब्ध है तो उपलब्ध चीज़ों में से, उपलब्ध इंफॉर्मेशन में से क्या चीज़ उठाई जाए और क्या चीज़ छोड़ दी जाए, इस फैसले को लेने में हमारे वीडियोस आपकी मदद करेंगे। हम आपके लिए ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली जानकारी को साझा करेंगे। बेसिकली जो रिसर्च वर्क कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ है, किताबों में छपा है, उसको आप तक लेकर आएंगे। तो वीडियोस का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और आगे आने वाले कई दिनों तक चलता रहेगा। जैसा जैसा आपका समर्थन मिलता रहेगा, आपसे सुझाव मिलते रहेंगे, उसमें काट छांट बदलाव होते रहेंगे। तो आज हमने जो किताब उठाई है ये है एटॉमिक हैबिट्स। इसके ऑथर का नाम है जेम्स क्लियर। इस किताब को अब तक जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब तक इस पे प्रिंटेड आंकड़े के अनुसार 10 लाख से ज्यादा बार खरीदा गया है। यानी कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन तक ये किताब पहुंची है और उम्मीद है इतने ही लोगों की जिंदगी पर इस किताब में छपी हुई जानकारी, दी गई जानकारी, लेखक के साहस को, लेखक ने जिस मेहनत से इस किताब को लिखा है, वो सारी जानकारी से कुछ ना कुछ इस किताब को पढ़ने वालों की जिंदगी में बदलाव जरूर आया होगा। तो इस किताब पर हम कई सारे वीडियोस बनाएंगे। जिस तरह से हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसमें से जो अर्क हमको मिलेगा, इसमें से जूस जो हम निकालेंगे, वो आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो बहुत लंबे नहीं होंगे, वीडियो छोटे ही होंगे, 3-4 मिनट के। और इस किताब में से जो खास बातें, जो अर्क हम निकालेंगे, वो आपके साथ साझा करेंगे। तो इस किताब को लगभग मैं पूरा करने वाला हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया है और इस किताब को पढ़ते वक्त वाकई में मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो साइंटिफिक हैं। उनको जानने, समझने, सुनने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस किए। उनको कई सारी चीज़ों को, उनसे जो मैंने सीखा, मैंने खुद पर आजमाया और उसका इम्पैक्ट, उसका ऑब्जर्वेशन हमको अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो इस किताब का जो पहला चैप्टर है, मैं वहाँ से ना जाकर सीधा आपको 9वें चैप्टर पे ले जाऊँगा। इस चैप्टर का नाम है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। बेसिकली किताब जो है इंसानों की उन आदतों के बारे में है जो उसको कामयाब बनाते हैं, या फिर उसकी जिंदगी को, ऐसी बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए जो उसे बर्बाद कर देती है। तो ये किताब एक तरीके से एक छोटा सा रिसर्च वर्क है उन सभी आदतों के ऊपर, कैसे उनमें बदलाव किया जाए, कैसे आदतों को बेहतर बनाया जाए, बच्चों को नई आदतें कैसे सिखाई जाएं, बड़े हैं तो बड़े अपनी आदतों में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। और आदतें कौन सी? रोजाना की आदतें, खाना खाने से लेकर जिम जाने तक, कपड़े पहनने से लेकर ऑफिस जाने तक, ऑफिस में रखी हुई हर चीज का असर, घर में रखी हुई हर चीज का असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है, उसका पूरा साइंटिफिक विवरण, साइंटिफिक रिसर्च आपको इस किताब में मिलेगा। हर चैप्टर में एक ऐसी कहानी मिलेगी जो एक आजमाई हुई रिसर्च है। तो इस चैप्टर के 9th चैप्टर का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उस अभी तक जितना मैंने इस किताब को पढ़ा है, 9वें चैप्टर पर पहुंचकर मुझे लगा कि यहाँ से वीडियो बनाकर हम दर्शकों के साथ में इस जानकारी को साझा कर सकते हैं। और जो हमारा प्रयास है कि किताबों के माध्यम से ऐसी जानकारी निकाली जाए जिनसे सुनने वालों को, देखने वालों को, इंटरनेट यूजर्स को, जो हमारे वीडियोस को फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ सकारात्मक, पॉजिटिव चेंज आ सके। तो इस कहानी के 9वें चैप्टर में जिस कहानी का जिक्र है, उसकी शुरुआत करने से पहले एक सवाल
या एक चर्चा का विषय जो हमारे सबके सामने आता रहता है और जिसका जवाब हमें अक्सर नहीं मिल पाता। मसला कुछ यूं है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत है जैसे कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में जो संघर्ष उन्होंने देखे, जो अनुभव उन्होंने हासिल किए और जिस कामयाबी तक पहुंचे, फिर उस कामयाबी को उनका बेटा अभिषेक नहीं दोहरा पाया। इसी तरीके से आप देखिए सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में कदम रखते हैं और घातक गेंदबाजों का सामना करते हुए क्रिकेट के भगवान बनते हैं। उनका खुद का बेटा जो खुद क्रिकेटर है वो 22 साल की उम्र में लगभग डेब्यू करता है और अपना अभी तक कुछ बड़ा नाम या कारनामा नहीं कर पाता, और उसी की समकक्ष काफी सारे नए प्लेयर निकल कर आते हैं जो बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पर आप देखेंगे एक सफल व्यक्ति है लेकिन उसकी सफलता को उसकी आने वाली जनरेशन नहीं दोहरा पाती। तो एक गैप क्यों आता है? क्योंकि आप आमतौर पर देखेंगे जो सफल व्यक्ति है वो सारी चीजें अपने आने वाली जनरेशन को बताता है कि उसने सफलता कैसे हासिल की, उसने जिंदगी में किन किन चीजों का सामना किया, क्या सही क्या गलत, वो सारी चीजें वो अपनी आने वाली जनरेशन को बताता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर फर्स्ट जनरेशन की कामयाबी सेकंड जनरेशन तक नहीं जा पाती, और ऐसे दूसरी तरफ ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जहां हम देखते हैं किसी डॉक्टर के घर में आप देखिए तो पूरा खानदान ही डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर, पापा डॉक्टर। इसी तरीके से आप दिल्ली या हरियाणा और पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहां पर फौजियों के या पुलिस कर्मियों के पूरे गांव हैं जहां पर दादा भी जो है फौज में था, बेटा भी फौज में, फिर उसका बेटा भी फौज में। तो वहां पर आप देखिए कि कैसे सफलता या एक प्रोफेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच रहा है, और एक तरफ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां पर सब कुछ होते हुए भी वो सफलता आने वाली जनरेशन नहीं दोहरा पाती। तो इस विषय पर जब चर्चा शुरू होती है तो चर्चा का केंद्र बन जाता है टैलेंट। कहा जाता है कि भाई कुछ लोग कुछ खास खूबियों के साथ पैदा होते हैं, वो चीज उनके डीएनए में होती है, वो चीज उनके खून में होती है और वो उनके लिए आसान होता है। जैसे जज का बेटा है तो उसके घर में, उसके खानदान में और भी लोग कानून से जानकार या जज या वकील आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर इस सफलता को लोग नहीं दोहरा पाते हैं। तो ये दोनों बातों के बीच में जो गैप है इसको इस किताब में समझाया गया है, और जिस चैप्टर का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें कहानी से शुरुआत होती है। उस कहानी को हम आपके सामने अब रखेंगे। साल है 1965। जिस व्यक्ति के बारे में ये चर्चा की गई है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहानी लिखी गई है, उसका नाम है लैस्लो पोलगार। लैस्लो पोलगार इस तरह का एक अलग ही तरह का व्यक्ति है, उसका ये मानना है, और वो इस बात को सबके सामने साबित भी करना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता। अगर किसी को एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, तो वो व्यक्ति किसी भी टैलेंट पर एक्सपर्ट बन सकता है, वो किसी भी टैलेंट को हासिल कर सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए लैस्लो ने क्या किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो लैस्लो की जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वो एक महिला से शादी करना चाहता है, वो उसको चिट्ठियां लिखता है। वो महिला है क्लारा स्कूल टीचर है, और शादी से पहले दोनों ये तय करते हैं कि उनके बच्चों को वो चेस की फील्ड में, शतरंज की दुनिया में महारथी बनाएंगे, और इसके लिए वो तैयारियां भी करते हैं। शादी के बाद लैस्लो और क्लारा के 3 बच्चे होते हैं, 3 बेटियां होती हैं। इस किताब में दी गई जानकारी के अनुसार उनकी बेटियों के नाम है सुसैन, सोफिया और ज्यूडिथ। ये तीनों ही बच्चे बहुत कम उम्र में चेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। आप चाहें तो इनके नाम गूगल करके देख सकते हैं। मतलब 14-15 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करते हैं। जब ये बच्चे छोटे थे तब लैस्लो ने अपने घर का माहौल कुछ इस तरह से बदला, कुछ इस तरह से तैयार किया कि
इन बच्चों की जिंदगी में चेस के सिवा कुछ रह ही ना जाए। लेस्लो ने घर की दीवारों पर उन चेस के महारथियों के, ग्रैंड मास्टर्स के फोटोज टांगे, उनकी कहानियों को लगातार बच्चों को सुनाया, चेस को खेलना सिखाया बहुत ही कम उम्र में। 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते ये तीनों बच्चे, ये तीनों बेटियां चेस खेलना सीख चुकी थी, एक्सपर्ट बन चुकी थी, और ये स्टेट लेवल का कहें या फिर रीजनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी थी। वहां से ये जीतने और हारने लगी थी। वहां से मिलने वाले एक्सपीरियंसेस को, वहां से मिलने वाले अनुभवों को लेस्लो ने फाइल किया, तैयार किया कि वो किस अपोनेंट से कैसे हारी, क्या गलतियां की, पूरा सब कुछ लिखते चले गए। और ये काम उन्होंने अपने तीनों बच्चों पर किया। पहली जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सुसैन के बारे में इस किताब में लिखा है, सुसैन द ओल्डेस्ट बिगेन प्लेइंग चेस व्हेन शी वाज 4 years old। सुसैन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था और 6 साल तक आते आते वो अपनी उम्र से काफी बड़े बच्चों को हराने में सफल होने लगी थी। इसी तरीके से जो मंझली बेटी थी सोफिया सुसैन से भी बेहतर थी। 14 साल की उम्र तक आते आते सोफिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। ग्रैंड मास्टर का खिताब उसने 14 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। जो तीसरी बच्ची थी ज्यूडिथ सबसे छोटी बच्ची थी और उसने 5 साल की उम्र में पहले तो अपने पिता को हराया, जो कि खुद चेस में कोई बड़ा नाम नहीं थे लेकिन चेस में बहुत ही माहिर आदमी थे, यानी कि लेस्लो अपने पिता को खुद को हराया। 12 साल की उम्र में आते आते वो दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स की लिस्ट में, 12 साल की उम्र में, महज 12 साल की उम्र में वो दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। 15 साल की उम्र में फिर से ये उनकी तीसरी बेटी जो है वो भी चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करती है। तो तीनों बच्चों की जो परवरिश की गई वहां पर सारा खेल है। बच्चों को लेस्लो ने स्कूल नहीं भेजा, उनके पिता ने तीनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। उनकी सारी स्कूलिंग घर पर हुई। घर में चेस का माहौल क्रिएट किया गया और उस माहौल को बोरियत से दूर रखा गया, क्योंकि जब बच्चे बड़े हुए, उनसे उनके बचपन के अनुभवों के बारे में पूछा तो उनमें से किसी ने भी इस बात की ओर इशारा नहीं किया कि उन पर चेस को थोपा गया। चेस को उनकी जिंदगी में शामिल कर दिया गया। चेस को उन्होंने सीखा, चेस उनका हुनर बना और वो आगे चलकर चेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम अपने लिए कमा पाए। तो लेस्लो जैसे जो पिता हैं, ऐसे पिता हमारे समाज में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि लेस्लो ने जो ट्रेनिंग दी अपने बच्चों को चेस के लिए, वो उन पर थोपी नहीं। उस ट्रेनिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना के रखा, इतना खूबसूरत बना के रखा कि बच्चे उससे जुड़ सके। एक इंटरव्यू में लेस्लो ने यह भी बताया, यहां तक बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी अक्सर रात में उठकर चेस खेलना शुरू कर देती थी। यूं ही, मतलब हो सकता है उसे ख्वाब में वो कोई चेस की बाजी खेल रही और हारने लगती हो तो वो चेस खेलना शुरू कर देती थी। लेस्लो उसको सोने के लिए कहते थे कि इसको आप सुबह पूरा कर लेना, सुबह उठकर पूरा कर लेना। तो उनकी बेटी कहती थी नहीं, मुझे ये गेम अभी खत्म करना है। तो इस लेवल की परवरिश और इस लेवल का जुनून, तो ये थी कहानी उस परवरिश की, उस माहौल की जिसमें कोई महान व्यक्ति तैयार होता है। ये इस किताब में डॉक्यूमेंटेड है। ये इस किताब के अनुसार जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी, जो कहानी मैंने आपको बताई, वो इस किताब के अनुसार है। तो जो जिस चर्चा को हमने शुरू किया था कि एक सफल पीढ़ी की सफलता अगर दूसरी जनरेशन में जा रही है, उसकी आगे वाली जनरेशन में जा रही है, तो उसकी कुछ वजह होंगी। और एक सफल पीढ़ी सब कुछ करने के बाद भी उस सफलता को आगे आने वाली जनरेशन तक नहीं पहुंचा पाती, तो वहां भी कुछ वजह होंगी। हुनर सबके पास होता है, लेकिन जो माहौल, जो आदतें हम तैयार करते हैं, जो आदतों को हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं, जिनसे
हम अपनी ज़िंदगी की, रोज़ाना की ज़िंदगी को चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है जो नतीजे हम पाना चाहते हैं उनको पाने के लिए। तो दोस्तों, ये पहला वीडियो था इस किताब पर। इस किताब में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव कर सकती है। तो इस किताब से जुड़ी और भी कहानियां और भी रिसर्च वर्क हम इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये किताब फिर से मैं आपके सामने दिखा देता हूं। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और लेखक का नाम है जेम्स क्लियर। आप चाहें तो इस किताब को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब में क्या लिखा है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी बहुत सारी किताबों के रिव्यूज, उनमें लिखी गई अच्छी बातें, उनमें दिया गया रिसर्च वर्क आपके साथ हम बड़ी आसान भाषा में साझा करते रहेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बदलाव ला सकती है, आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। क्योंकि जिस किताब का हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं उस किताब को 10 लाख लोगों ने पढ़ा है, बेस्ट सेलर है। और हमें उम्मीद है इस किताब से मिली जानकारी, चाहे वो जानकारी आप इस किताब को खरीद कर, पढ़कर हासिल करें या हमारे वीडियोस को देखकर हासिल करें, उससे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव, सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।